अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। हमारा आज का टॉपिक OSI मॉडल है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो आज हमारी जो डिस्कशन होगी उसमें हम OSI मॉडल पर बात करेंगे, उसका पर्पस क्या है, वाई द नीड फॉर OSI मॉडल अराइजेस, और इसके साथ साथ हम OSI मॉडल की लेयर्स को भी डिस्कस करेंगे और हर लेयर के ऊपर एक हाई लेवल ओवरव्यू और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी लेंगे। चलें, सबसे पहले बात करते हैं कि OSI मॉडल की हमारे पास ज़रूरत क्या है। ठीक है, इस मॉडल को भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी नीड क्या है उसको डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि वो जो भी प्रॉब्लम या जो नीड थी, फिर उसका सोल्यूशन किस तरह से OSI मॉडल की फॉर्म में हमारे पास है। देखिए, फॉर एग्जांपल किसी भी नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस का मेजर पर्पस आपस में डेटा एक्सचेंज करना होता है, डेटा को या इंफॉर्मेशन को या रिसोर्स को आपस में एक्सचेंज करना होता है। तो फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल कि वी हैव अ कंप्यूटर और अ मशीन और अ डिवाइस जिसको हमने सेंडर का नाम दिया है, और इसी तरह हमारे पास एक और डिवाइस है जिसको हम रिसीवर का नाम दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि ये दोनों डिवाइसेस डिफरेंट नेटवर्क्स के अंदर मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल सेंडर जो है वो it's somewhere in UK और जो receiver it's somewhere in US, so they are in different parts of the world. अब सेंडर जो है वो कुछ डेटा सेंड करना चाह रहा है रिसीवर को, तो सेंडर रसी तभी डेटा सेंड कर पाएगा अगर उसका रिसीवर के साथ कोई राबता हो सकेगा। अगर उन दोनों का आपस में कनेक्शन होगा तो फिर ही उन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन हो सकती है। तो इट मीन्स कि इन दोनों को आपस में डेटा शेयर करने के लिए या इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए सबसे पहले आपस में एक कनेक्शन बनाना होगा। जब कनेक्शन बन जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा डेटा एक्सचेंज करना। अब फॉर एग्जांपल सेंडर जो है वो रिसीवर को कोई मैसेज भेजता है और इनमें कनेक्शन भी बन चुका है। मैं एक एग्जांपल से बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि फॉर एग्जांपल समटाइम्स ऐसा होता है कि आप किसी को कॉल करते हैं तो आपकी आवाज़ उसको जा रही होती है, लेकिन फॉर एग्जांपल उसको आवाज़ तो आ रही है लेकिन उसको समझ नहीं आ रही आप कहना क्या चाह रहे हैं, या आपकी आवाज़ क्लियर नहीं होती। इसी तरह आपको भी उसकी आवाज़ आ रही होती है लेकिन समटाइम्स वो आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होती, आप समझ नहीं पाते। आपको बस इतना पता लगता है कि जो दूसरे एंड के ऊपर जो भी है वो आपको कोई ना कोई पैगाम दे रहा है, लेकिन आप उस पैगाम को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। तो इसी तरह सेंडर और रिसीवर जब उनका आपस में कनेक्शन बन जाता है तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि सेंडर जो इंफॉर्मेशन रिसीवर को भेज रहा है वो रिसीवर को भी उसी तरह से रिसीव होनी चाहिए जिस तरह से सेंडर भेजना चाह रहा है। तो इसके लिए फिर दोनों डिवाइसेस को आपस में कुछ ना कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा कि जिन रूल्स के तहत वो आपस में डेटा एक्सचेंज करें और उन्हीं रूल्स के तहत वो फिर उस डेटा को अंडरस्टैंड करें। तो अब इस सारे प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास एक मॉडल है जिसको हम OSI मॉडल का नाम देते हैं। तो आई होप कि आपको अब ये OSI मॉडल की बेसिक इसकी नीड समझ आ गई होगी कि ये OSI मॉडल बना क्यों है। OSI मॉडल इसलिए बना था कि डिवाइसेस के दरमियान आपस में कम्युनिकेशन के लिए हम एक ऐसा फ्रेमवर्क डिज़ाइन कर लें कि उसके बाद कोई नेटवर्क दुनिया के किसी हिस्से में भी हो तो आपस में डिवाइसेस जो हैं वो सीमलेसली एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर सकें। तो OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अच्छा, यहाँ पे ओपन सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सिस्टम दो तरह के होते हैं, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम।
ऐसे सिस्टम जो आपस में डेटा शेयरिंग करने के लिए ओपन होते हैं, लाइक वो आपस में डेटा शेयरिंग करने के लिए विलिंग होते हैं, उनको ओपन सिस्टम कहा जाता है। और जो सिस्टम या जो डिवाइसेस आपस में डेटा शेयरिंग नहीं करती, तो उनको क्लोज सिस्टम कहा जाता है। तो ये मॉडल उन सिस्टम्स के लिए है जो कि ओपन सिस्टम्स हैं। तो इसीलिए इसके नाम से भी जाहिर है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, कि जो डिवाइसेस आपस में डेटा एक्सचेंज करना चाहती हैं उनका आपस में इंटरकनेक्शन, बीच में उनका कनेक्शन। तो इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 1983 में डेवलप किया था। काम इसके ऊपर 1970s में ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन एक इसकी मैच्योर फॉर्म 1983 में आई। और नेटवर्क आर्किटेक्चर डिजाइनिंग में इसका एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है कि इस मॉडल को ही बेस बनाकर जो भी नेटवर्क आर्किटेक्चर डिजाइन किए जाते हैं, उसके पीछे यही ओएसआई मॉडल का कॉन्सेप्ट होता है। तो ओएसआई मॉडल बजाते खुद कोई ऐसा प्रोटोकॉल या चीज नहीं है, ये जस्ट सेट ऑफ गाइडलाइंस है। ये कॉन्सेप्ट्स देता है, उन कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए, फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने पहले टीसीपी/आईपी पे बात की थी, तो टीसीपी/आईपी असल में ओएसआई मॉडल ही की इम्प्लीमेंटेशन है। यानी टीसीपी/आईपी जो कि इंटरनेट के ऊपर डिवाइसेस की या इंटरनेट के ऊपर कंप्यूटर्स की आपस में जो कम्युनिकेशन के लिए प्रोटोकॉल यूज होता है, वो इसी मॉडल को सामने रख के ही बनाया गया है। ऑलराइट, अब ओएसआई मॉडल की हमारे पास 7 लेयर्स हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। तो अ, कुछ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एप्लीकेशन लेयर को फर्स्ट लेयर कहा जाता है, और कुछ प्लेटफॉर्म्स पे फिजिकल लेयर को फर्स्ट लेयर कहा जाता है। तो दोनों तरह से हो सकती है, लेकिन किस लाइक कौन सी लेयर जो है वो फर्स्ट होगी और कौन सी लास्ट होगी, ये सिनेरियो पे डिपेंड करता है। इसी क्वेश्चन का आंसर अभी हम आगे चल के करेंगे। तो अगर आप इन लेयर्स के नाम याद रखना चाहे तो एप्लीकेशन लेयर वाली साइड से या फिजिकल लेयर वाली साइड से, तो ये आपके पास सामने एक निमोनिक्स मौजूद है, एक स्टेटमेंट मौजूद है, जिस स्टेटमेंट को यूज करते हुए या इस स्टेटमेंट को मेमोराइज करके आप इन लेयर्स के नाम याद कर सकते हैं। तो अगर तो आप एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन इस तरतीब में याद करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो हमारे पास एक फिक्रा है, एक स्टेटमेंट है, दैट इज ऑल पीपल सीम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। तो इसमें हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो एक लेयर का नाम बताता है। इसी तरह अगर आप फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्क वाली साइड से याद करना चाहें या मेमोराइज करना चाहें, तो प्लीज डू नॉट ट्रस्ट सेल्स पर्सन एडवाइस। आप इस सेंटेंस को याद कर लें और इससे आप फिर इजीली गैस कर सकते हैं इन लेयर्स के नेम्स। ऑलराइट, देखें इन 7 लेयर्स में एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर को अपर लेयर्स भी कहा जाता है, या इनको सॉफ्टवेयर लेयर्स भी कहा जाता है, जबकि जो बाकी 4 लेयर्स हैं उनको लोअर लेयर्स या हार्डवेयर लेयर्स भी कहा जाता है। ये नाम इस वजह से हैं कि एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर्स यूजर एप्लीकेशंस के ज़्यादा क्लोज होती हैं, तो इनको सॉफ्टवेयर लेयर्स या अपर लेयर्स कहा जाता है, जबकि बाकी लेयर्स वो हार्डवेयर के ज़्यादा क्लोज होती हैं, हार्डवेयर कम्युनिकेशन के, तो इसलिए उनको लोअर लेयर्स या हार्डवेयर लेयर्स कहा जाता है। ऑलराइट, अब यहाँ पे पॉइंट है कि जी हम किस लेयर को पहली लेयर कहेंगे। ऑलराइट, यानी जो क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि किस लेयर को हम फर्स्ट लेयर कहेंगे, एप्लीकेशन लेयर को या फिर फिजिकल लेयर को। ये देखें यहाँ पे फिजिकल लेयर को लेयर नंबर 1 कहा गया है, जबकि एप्लीकेशन लेयर को लेयर नंबर 7 कहा गया है। तो एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि इस वक्त आप डेटा सेंड कर रहे हैं या डेटा रिसीव कर रहे हैं। तो जिस तरह यहाँ जाहिर है कि एरोज बने हुए हैं, एरोज से आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड के ऊपर जो ब्लू एरो है जो कि टॉप से बॉटम की तरफ जा रहा है, इसमें ट्रांसमिट डेटा है। लाइक जब भी डेटा सेंड करेंगे, तो अगर सेंडर वाली साइड से देखा जाए तो एप्लीकेशन लेयर पहली लेयर बनेगी। सेंडर वाली साइड से फर्स्ट लेयर इज एप्लीकेशन लेयर, लेकिन रिसीवर साइड से देखा जाए तो फिर फिजिकल लेयर पहली लेयर बनेगी। तो यहाँ पे रिसीवर या डेस्टिनेशन के हिसाब से ये लेयर्स की नंबरिंग है।
तो अगर आप सेंडर के एंड से देखेंगे तो लेयर्स की नंबरिंग में एप्लीकेशन लेयर का पहला नंबर है, और अगर रिसीवर एंड से देखेंगे तो फिर फिजिकल लेयर का पहला नंबर बनेगा। अच्छा, अब हम OSI मॉडल को टेक्निकली डिस्कस करने से पहले हम एक एग्जाम्पल के साथ इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, एक बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल के साथ, एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ, और इसका कॉन्सेप्ट समझने के बाद फिर आगे चल के फिर हम इसको टेक्निकली भी डिस्कस करेंगे। चलें, फर्ज करते हैं जी हमारे पास ये दो कंपनीज हैं, और दोनों कंपनीज में वी हैव 7 पीपल। दोनों कंपनीज में 7 लोग हैं, दो डिफरेंट कंपनीज हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो लेफ्ट के ऊपर हमारे पास मौजूद है, इस कंपनी का नाम फॉर एग्जांपल ABC है। सो दिस इज लेफ्ट साइड पे हमारे पास दिस इज कंपनी ABC, और जो राइट साइड पे है वो कंपनी XYZ। ओके, अब कंपनी ABC जो कि लेफ्ट साइड पे है, इसमें हमारे पास वी हैव 7 एम्प्लॉइज। इसी तरह राइट साइड वाली कंपनी में भी 7 एम्प्लॉइज हैं। तो अब हमारी सारी डिस्कशन फर्स्ट लेफ्ट वाली कंपनी पे होगी, जो कि कंपनी ABC है। इसमें 7 एम्प्लॉइज हैं। सबसे पहले एम्प्लॉय का नेम फॉर एग्जांपल अब्दुल्ला है। अब ए से एप्लीकेशन, ए से अब्दुल्ला। और सेकंड एम्प्लॉय जो पी से प्रेजेंटेशन है, सेकंड एम्प्लॉय नेम इज पाशा। थर्ड एम्प्लॉय नेम फॉर एग्जांपल सईद। फोर्थ एम्प्लॉय नेम इज ताहिर। फिफ्थ एम्प्लॉय नेम इज नवीद। सिक्स्थ एम्प्लॉय नेम इज दाऊद। और लास्ट सेवंथ एम्प्लॉय नेम इज परवेज फॉर एग्जांपल। तो अब ये 7 एम्प्लॉइज हैं, और इसमें जो अब्दुल्ला है जो टॉप पे है, जो कि एप्लीकेशन लेयर के लेवल पे है, तो अब्दुल्ला इज द CEO ऑफ कंपनी। अब अब्दुल्ला ने पाशा को 100 पेजेस दिए। अब्दुल्ला ने पाशा को 100 पेजेस दिए, और साथ में ये कहा कि देखें पाशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेजेस हैं, और आपने इनको आज शाम तक कंपनी XYZ को भेजना है, और इनको टाइमली भेजना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो फॉर एग्जांपल, ये कंपनी ABC जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे है, जिसमें अब्दुल्ला CEO हैं, ये कंपनी उर्दू स्पीकिंग है। ये पाकिस्तानी कंपनी है फॉर एग्जांपल। तो उर्दू स्पीकिंग होने की वजह से जो पेजेस हैं वो 100 पेजेस भी उर्दू में ही लिखे गए हैं। अब पाशा ने वो पेजेस देखे, उसने देखा कि अच्छा, ये कंपनी XYZ को भेजने हैं। तो उसको जहन में ये ख्याल आया कि ये कंपनी XYZ तो दुबई में है, और ये तो अरबिक बोलते हैं, तो इनको तो उर्दू समझ नहीं आएगी। तो इट मीन्स ये पेजेस तो फिर अरबिक में भेजने पड़ेंगे। फिर उसने सोचा अच्छा चलें, अरबिक तो नहीं समझ आती, लेकिन इंग्लिश समझ आती है। ठीक है, हमें भी इंग्लिश आती है, उनको भी इंग्लिश आती है। तो उसने कहा चलें, मैं इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूँ। तो ये फिर वहाँ पे जाके आगे फर्दर वो बाकी खुद प्रोसेस कर लेंगे। तो अब्दुल्ला के उन पेजेस को पाशा ने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, क्योंकि इंग्लिश दोनों कंपनीज के बीच कॉमन लैंग्वेज थी। अच्छा, अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद उसने वो पेजेस दे दिए सईद को, और उसने फिर सईद को ये बात बताई। उसने सईद को कहा कि अच्छा सईद, ये पेजेस जो हैं 100 पेजेस, ये हमें XYZ कंपनी को भेजने हैं, और आपने क्या करना है, इनको फौरन फॉरवर्ड करवा दें आप। तो सईद ने कहा अच्छा चलें ठीक है, इन पेजेस को आज शाम तक तो भेजना है, लेकिन आया वो कंपनी जो है वो आज खुली भी होगी या नहीं। तो सईद ने फौरन कंपनी XYZ में, जो हमारे राइट साइड पे है, उसको कॉल की, और उसमें उसने अपने लेवल पे ही जो जो भी एस से जो भी पर्सन था उसको कॉल की, और उससे पूछा देखें जी, हमें आज आपको एक डेटा भेजना है, तो आप शाम तक अवेलेबल हैं? तो उन्होंने कहा ठीक है जी, हम अवेलेबल हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा चलें ठीक है, आज आपको एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पहुंचेंगे, तो आपको जब पहुंच जाएं तो आप फिर उसके बाद हमें ओके कर दीजिएगा कि ठीक है जी, आपको डॉक्यूमेंट्स पहुंच गए हैं। तो उनका चलें ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे उन्होंने इनका आपस में एक कनेक्शन बना सईद का उस कंपनी के साथ। अब उसके बाद सईद ने उसके बाद वो पेजेस दे दिए
ताहिर को कि ताहिर ये पेजेस हैं, अब ये पेजेस आपने इस तरह से आगे भिजवाने हैं। ताहिर ने देखा कि अच्छा ये तो 100 पेजेस हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट पेजेस हैं और इनको फॉरवर्ड भी करना है, लेकिन बजाय इसके ऐसा ना हो ये पेजेस गुम हो जाएं या कोई और मसला हो जाए, तो मैं बजाय इसके कि ये एक ही बंडल है, एक ही बंडल में सारे पेजेस हैं, गुम हो गए तो मसला हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको डिवाइड करके इसके 5 बंडल बना देता हूँ 20-20 पेजेस के। तो जब 20-20 पेजेस के बंडल बन जाएंगे तो चलें, अगर एक बंडल खराब भी हो जाता है, लाइक उसको मिस हो जाता है या कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो बाकी बंडल्स तो ठीक होंगे, वो पहुंच जाएंगे। तो और इसके अलावा वो फिर इन बंडल्स के ऊपर नंबरिंग भी लगा देता है कि ठीक है, पहले 20 पेज बंडल नंबर 1 में है, बाकी 20 पेज बंडल नंबर 2 में, फिर उससे बाकी बंडल नंबर 3 में। इस तरह वो नंबरिंग करके ये सारे के सारे बंडल्स वो फिर नवीद को देता है और नवीद को कहता है देखो नवीद, ये जो पेजेस हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है और इनको भी भेजना है। तो नवीद क्या करता है, नवीद देखता है कि बंडल्स तो बने हुए हैं लेकिन उनके ऊपर एड्रेस तो कोई नहीं लिखा हुआ। तो नवीद हर बंडल के ऊपर एक एड्रेस लिख देता है, उस पर टू का एड्रेस लिख देता है कि ठीक है जी कंपनी XYZ को जाने हैं, और फ्रॉम का एड्रेस भी लिख देता है कि ठीक है ये कंपनी ABC की तरफ से जा रहे हैं। इसके साथ साथ वो उसके ऊपर पूरे का पूरा, यूं समझ लें जिस तरह एक गूगल मैप होता है, वो पूरा मैप भी बना देता है कि अच्छा ये जो बंडल जाने हैं ये इस पाथ के ऊपर से होके जाने हैं। तो नवीद को ये पाथ पता है, उसको पता है सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, तो उसके ऊपर वो एड्रेस के साथ ये भी बता देता है एड्रेस की डिटेल में कि अच्छा ये जो जाने हैं बंडल्स ये इस रूट से जाने हैं। ऑलराइट, इसके बाद ये बताने के बाद वो फिर दाऊद को ये पेजेस दे देता है और दाऊद को वो बता देता है कि आपने ये पेजेस अब फॉरवर्ड करने हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो दाऊद उन बंडल्स को देखता है और वो देखता है कि अच्छा बंडल्स तो बिल्कुल ठीक हैं, एड्रेस भी इनके ऊपर लिखा हुआ है टू का फ्रॉम का, लेकिन ये सारे बंडल्स तो ओपन हैं, इनकी तो सील ही नहीं लगी हुई। तो वो फिर क्या करता है, उन सारे के सारे बंडल्स की को अच्छे तरीके से जो है उनको क्लोज करता है और उसके बाद उनके ऊपर सील लगा के उनको अच्छी तरह से बंद कर देता है, क्लोज कर देता है, ताकि अगर किसी की वजह से भी वो बंडल्स ओपन होते हैं तो आगे रिसीवर साइड पे कंपनी को पता लग जाएगा कि इन बंडल्स की कोई ना कोई मैनिपुलेशन हुई है। तो वो सील लगा के उसके बाद ये वो परवेज को दे देता है और परवेज को कहता है देखें ये जो इसके ऊपर एड्रेस है, इस एड्रेस के मुताबिक आप फौरन जो है इन बंडल्स को लेके जाओ और उस कंपनी में जाके पहुंचा के आओ। अब ये परवेज का काम है, तो परवेज यहाँ से जाता है और उस कंपनी में जाके अपने लेवल पे जो भी पर्सन होता है उसको दे देता है। अब उस पर्सन को ये बंडल्स मिलते हैं। अब मैं अब हम राइट साइड की बात करें, ये जो राइट साइड पे 7 लेयर्स हैं कंपनी XYZ, तो मैं इन्हीं नाम को यूज करता हूँ चलें। तो अब वो परवेज की तरफ से दिए गए बंडल फिजिकल को मिलते हैं, फिजिकल लेयर को। तो फिजिकल जो है वो एम्प्लॉय जो है वो उसको देखता है, वो कहता है अच्छा चलें ठीक है ये बंडल पहुंच गया हमारे पास, वो फौरन उसको डेटा लिंक को दे देता है। अब डेटा लिंक चेक करता है, ये वही काम चेक करेगा कि अच्छा ठीक है ये बंडल कहीं खुले हुए तो नहीं है, इनके ऊपर सील लगी हुई है, बिल्कुल ठीक है सील लगी हुई है, तो वो सील ओपन करता है। सील ओपन करके उसके बाद वो बंडल्स नेटवर्क को दे देता है। अब नेटवर्क उनके ऊपर फिर वेरीफाई करता है, अच्छा ठीक है हमारा ही एड्रेस था, किसी और के तो नहीं थे ये बंडल, तो वो एड्रेस को वेरीफाई करता है। एड्रेस वेरीफाई करने के बाद वो फिर ट्रांसपोर्ट को दे देता है। अब ट्रांसपोर्ट फिर चेक करता है, ओके ऑलराइट 5 बंडल्स हैं, इन बंडल्स के ऊपर नंबरिंग भी हुई हुई है 1 2 3 4 5। तो वो चेक करता है अच्छा ये तो सारे के सारे अ, एक ही मतलब है, डाक है, एक ही मेल है। तो वो उन सारे बंडल्स में से पेजेस निकालता है, उनको इकट्ठा करता है, तरतीब देता है और पूरे के पूरे 100 पेजेस बना के वो सेशन को दे देता है। अब सेशन के पास जैसे ये पेजेस पहुंचते हैं तो सेशन फौरन कॉल करता है सईद को कंपनी ABC में, और सईद को बताता है ओके आपकी तरफ से जो वो पैगाम आना था, वो जो पेजेस आने थे वो हमें रिसीव हो गए हैं। तो अब ठीक है, अब लाइक मेरी तरफ से ये आपको कंफर्मेशन है कि हमने आपके पेजेस रिसीव कर लिए हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं, वो ओके हैं। तो सईद रिस्पॉन्स करता है कि चलें ठीक है वेरी गुड ऑलराइट अल्लाह हाफिज। उसके बाद सईद का और सेशन का आपस में कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, बात खत्म हो गई। अब उसके बाद
अब ये सेशन आगे उसको प्रेजेंटेशन को दे देगा और फिर एप्लीकेशन को दे देगा, लेकिन कंपनी ए बी सी में सईद को जैसे ये पता लगा कि ये मंडल्स पहुंच गए हैं दुबई में कंपनी एक्स वाई जी में सेशन के पास, तो उसके बाद अब उसकी टेंशन खत्म। उसको पता लग गया ठीक है उन्होंने रिसीव कर लिया, अब उनका बॉस उसको पढ़े ना पढ़े, देखे ना देखे, हमारी तरफ से मैसेज पहुंच गया है। तो ये यूं समझ लें, ये बिल्कुल हाई लेवल पे मैंने आपको एक बहुत ही बेसिक लेवल पे जाके ये एक आइडिया दे दिया है कि ओएसआई लेयर में डेटा ट्रांसमिशन में, डेटा जो है वो शेयरिंग में किस तरह से ये लेयर्स बेसिकली अपना रोल प्ले करती हैं। तो आइए चलते हैं, हम टेक्निकली भी इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेशन लेयर जिस तरह हमने बात की, ये टॉप मोस्ट लेयर होती है। इस लेयर का काम ये होता है कि ये जो यूजर प्रोग्राम्स होते हैं उनके साथ बेसिकल इंटरेक्शन ये लेयर करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ईमेल सेंड करने जा रहे हैं, या फॉर एग्जांपल अगर आप कोई फाइल ट्रांसफर करने जा रहे हैं, तो जिस सॉफ्टवेयर के जरिए फाइल ट्रांसफर करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर जिस लेयर के साथ बात कर रहा होगा वो एप्लीकेशन लेयर होगी। ऑलराइट, अब एप्लीकेशन लेयर के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है वो दैट इज प्रेजेंटेशन लेयर। अब देखें प्रेजेंटेशन लेयर का काम हमारे पास ये है कि इसने डेटा को ट्रांसफॉर्म करना होता है। किस तरह से, देखें एप्लीकेशन लेयर की तरफ से फॉर एग्जांपल अब दो कंप्यूटर्स हैं, एक कंप्यूटर के ऊपर विंडोज है जबकि दूसरे कंप्यूटर के ऊपर फॉर एग्जांपल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एक पे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरे पे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इन दोनों के ऊपर आपस में डेटा किस तरह, लाइक विंडोज का फॉर्मेट कुछ और है, मैक का फॉर्मेट कुछ और है। ये प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है कि ये डेटा को उसी हवाले से ट्रांसफॉर्म करती है। तो अब फॉर एग्जांपल हमने एक फाइल ट्रांसफर की, तो जैसी फाइल ट्रांसफर की तो एप्लीकेशन लेयर की तरफ से वो फाइल जो है वो प्रेजेंटेशन लेयर के पास है। अब प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगी, फॉर एग्जांपल उस फाइल में उसी तरह से हम बात करें उर्दू लिखी है, तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगी, उस फाइल को कन्वर्ट करेगी डेटा को सेंडर साइड पे, यानी जो कंप्यूटर सेंड कर रहा है तो सेंडर साइड पे वो उसको कन्वर्ट कर देगी फॉर एग्जांपल बाइनरी फॉर्म में। तो अब जब वो डेटा बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके बाद वो देखेगी, हो सकता है बाइनरी फॉर्म में डेटा कन्वर्ट होने के बाद उसका साइज काफी बढ़ जाए, तो फिर उस डेटा के साइज के ऊपर कंप्रेशन अप्लाई करेगी। कंप्रेशन मीन्स ये एक टेक्निक है जिसके जरिए हम डेटा को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करते हैं कि उसका साइज छोटा हो जाता है, ताकि जब उसको भेजा जाए तो वो क्विकली पहुंच जाए, उसको टाइम कम लगे। तो इस टेक्निक को कहते हैं कंप्रेशन। तो उसके बाद डेटा को कंप्रेस कर किया जाता है, और कंप्रेस करने के बाद डेटा को इनक्रिप्ट किया जाता है। इनक्रिप्शन मीन्स कि आप डेटा को नेटवर्क के ऊपर कहीं डेटा लीक ना हो जाए या उसको कोई स्निफ ना कर ले, उस वजह से आप उसको किसी एक और फॉर्म में ट्रांसलेट कर देते हैं, दैट इज नोन एज इनक्रिप्शन। आप यूं समझें जिस तरह हम लेमैन अगर उसके लिए कोई वर्डिंग यूज की जाए तो आप यूं समझें कि उसको कोड वर्ड्स में ट्रांसलेट कर दिया जाता है, और इनक्रिप्ट करने के बाद फिर ये डेटा भेज दिया जाता है। अब रिसीवर साइड के ऊपर, डेस्टिनेशन के ऊपर जब वो डेटा पहुंचता है तो पहले उसको डिक्रिप्ट किया जाता है, फिर उसको डीकम्प्रेस किया जाता है, और फिर उसके बाद उसको वापस कन्वर्ट कर लिया जाता है उस कंप्यूटर के फॉर्मेट के मुताबिक। तो इस तरह से प्रेजेंटेशन लेयर काम करती है। नेक्स्ट हमारे पास सेशन लेयर है। अब सेशन लेयर वही जिस तरह अभी हमने एग्जांपल में बात की थी कि सईद अपने ही लेवल पे अगली दूसरी कंपनी में दुबई में कॉल करता है और उनको बताता है कि जी हमारी डाक आने वाली है। तो उसी तरह से सेशन लेयर का काम ये होता है कि सेंडर और रिसीवर दोनों कंप्यूटर के दरमियान एक राब्ता या एक कनेक्शन बनाना है। तो जब जब तक डेटा मुकम्मल तौर पे स्टार्ट से लेके एंड तक पूरी तरह ट्रांसफर नहीं हो जाता, तब तक सेशन लेयर यानी उन दोनों कंप्यूटर्स का आपस में कनेक्शन बना रहता है और उसमें उन दोनों के पैगामात एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते रहते हैं। ये सारा काम सेशन लेयर का होता है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर आती है। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम, जैसा कि हमने पहले भी बात की, कि ये क्या करती है, डाटा को छोटे छोटे सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करती है, छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करती है,
तो उनको उनको हम टुकड़ों को, पीसेस को, छोटे पीसेस को सेगमेंट्स का नाम देते हैं। सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करने के बाद ये उनकी नंबरिंग भी कर देती है कि ये सेगमेंट नंबर 1 है, सेगमेंट नंबर 2 है, और उसके बाद ये फिर उन सेगमेंट्स को आगे नेक्स्ट लेयर को दे देती है, जो कि हमारे पास नेटवर्क लेयर है। तो नेटवर्क लेयर का काम राउटिंग होता है। राउटिंग मीन्स कि मैसेजेस ने कहाँ से चलना है और कहाँ जाना है, ठीक है, यानी सेंडर कंप्यूटर का एड्रेस और रिसीवर कंप्यूटर का एड्रेस, और फिर उसके बाद इस नेटवर्क लेयर का ही ये काम होता है कि वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ या इंटेलिजेंट तरीके से वो बताएगी कि अच्छा चलें किस रास्ते से हो के अगर मैसेज जाएगा तो सबसे कम टाइम में पहुंच जाएगा। तो वो पूरे का पूरा वो जो पाथ बनेगा, वो पाथ भी बेसिकली ये लेयर ही डिसाइड करती है, जिसको हम नेटवर्क लेयर कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो पाथ बेसिकली ये लेयर बताती है वो लॉजिकल पाथ होता है, ठीक है, यानी आईपी एड्रेसेस होते हैं कि इस आईपी एड्रेस से उस आईपी एड्रेस तक जाना है मैसेज ने। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डेटा लिंक लेयर। अब डेटा लिंक लेयर क्या करती है, इसका काम ये होता है कि सबसे पहले ये उन सारे के सारे पैकेट्स को या जो फ्रेम्स को, उनको एक बिट्स के अंदर डिवाइड करती है, बिट्स में, बाइट्स में तकसीम करती है, और उनके आगे फिर छोटे छोटे चंक्स बना लेती है जिनको फ्रेम्स का नाम देते हैं। तो ये फ्रेमिंग करती है। फ्रेम्स बनाने के बाद उसके बाद अब इसका काम ये होता है कि उन फ्रेम्स का सेंडर कंप्यूटर से रिसीवर कंप्यूटर या डेस्टिनेशन तक उनका बगैर किसी एरर के, एरर फ्री उनका ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए कुछ इसके पास मैकेनिज्म होते हैं जिसको एरर कंट्रोल मैकेनिज्म कहते हैं। तो उन मैकेनिज्म्स को यूज करते हुए बेसिकली उन फ्रेम्स को ट्रांसफर करती है, ठीक है। और अगर इस दौरान कोई फ्रेम ठीक से ट्रांसफर ना हो या ना पहुंचे तो फिर ये उसको रीट्रांसमिट करती है, यानी उस फ्रेम को दोबारा भेजा जाता है। और फिर इसी तरह इसके साथ साथ ये फ्लो कंट्रोल को भी मैनेज करती है। फ्लो कंट्रोल मींस कि अगर फॉर एग्जांपल बीच में कहीं पे जो सेंडर है उसकी तरफ से ज़्यादा डेटा जा रहा है और रिसीवर की तरफ से डेटा रिसीव करने की जो स्पीड है वो कम है, तो फिर ये उस स्पीड को भी मैनेज करती है। इसको फ्लो कंट्रोल कहा जाता है कि अगर रिसीवर साइड पे जो कंप्यूटर है उसकी स्पीड कम है तो ये फिर डेटा थोड़ा कम स्पीड में या थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी में फ्रेम्स भेजेगी, ठीक है। तो दिस इज डेटा लिंक लेयर। इसके बाद डेटा लिंक लेयर के बाद जो फाइनल हमारे पास आ जाती है, अच्छा वन मोर थिंग, डेटा लिंक लेयर एक काम और भी करती है। वो ये करती है कि हमारे पास जो नेटवर्क लेयर थी, नेटवर्क लेयर ने हमारे पास जो एड्रेसेस लगाए थे वो लॉजिकल एड्रेसेस थे, ठीक है, आईपी एड्रेसेस थे। ये डेटा लिंक लेयर होती है जो कि हमारे पास फिजिकल एड्रेस लगाती है, जिसको मैक एड्रेस कहते हैं। वो एक्चुअल फिजिकल एड्रेस लगा के वो फिर पैगामात को आगे भेजती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है फिजिकल लेयर। अब फिजिकल लेयर बेसिकली लास्ट लेयर होती है, जिसको हम यूं समझ लें जो हमारे पास वायर्स होती हैं या जो हमारे पास वायरलेस रेडियो वेव्स होती हैं, ये वो बेसिकली जो कम्युनिकेशन मीडिया है हमारे पास, ये इसमें आ जाता है कि जिस मीडियम के जरिए डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है वो फिजिकल लेयर कहलाती है। तो अब फिजिकल लेयर का काम सिर्फ क्या होता है, वो जो बिट्स आ रही हैं, जो बाइट्स आ रही हैं, उनको एक एंड से लेके दूसरे एंड तक उनको ट्रांसफर करना होता है। तो ये है हमारे पास ओएसआई मॉडल की एक बहुत ही हाई लेवल के ऊपर एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग। वी होप कि आपको एक हाई लेवल पे ये अंडरस्टैंडिंग समझ आ गई होगी। बट इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस, kindly post your comments and we will try to respond you as soon as possible.